हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता है। इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप तुरंत इंस्टॉल कीजिए। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, किस राजा ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जाकर मोहम्मद गौरी से संधि कर ली थी? तो राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी से संधि की थी। तराइन के द्वितीय युद्ध कब लड़े गए थे? तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, उस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये सभी क्वेश्चन देखिए दोस्तों हिस्ट्री से हैं, और जैसा कि आप सबको पता है करंट अफेयर के साथ साथ इस पर चैनल पर आपको स्टैटिक जीके भी आपका तैयार कराया जाता रहता है 4 क्वेश्चन के माध्यम से। इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स आपने तैयार किए हैं, आगे भी आप तैयार करते रहोगे। तो इसलिए आप लोग डेली वीडियो देखा करो और एंड तक देखा करो। एंड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर जरूर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक के सीएम थे बीएस येदियुरप्पा जी, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ये बीजेपी पार्टी से थे और ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन दोस्तों जानकर आपको हैरानी होगी, कभी भी इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। कभी 6 दिन के लिए, कभी 7 दिन के लिए, अभी इस बार 2 साल के लिए ये थे सीएम और इन्होंने दे दिया है इस्तीफा। ये कर्नाटक के इस बार 19वें मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए फिलहाल आया है कर्नाटक, तो हम लोग कर्नाटक से करते हैं रिवीजन। पिछले दिनों में कर्नाटक क्यों रहा था चर्चे में? एक तो दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण जो है वो आयोजित किया जाना है कर्नाटक में, तो इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ध्यान रखिएगा यूनिवर्सिटी गेम की यहाँ पर बात हो रही है। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात किया जाए तब वो होगा हरियाणा में इस बार। ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम पहला वाला कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में। कर्नाटक सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 लॉन्च किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक के सीएम यही जब थे बीएस येदियुरप्पा जी, तो इन्होंने अभी हाल ही में 46 कैंपागोड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने की घोषणा की कि बेंगलुरु में ये सभी विकसित किए जाएंगे। कैंपागोड़ा जी दोस्तों बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं। और एक क्वेश्चन आया था कि कर्नाटक राज्य सरकार ने आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया था। कौन सा? आकांक्षा नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था। क्लियर? कर्नाटक के बारे में स्टैटिक्स जानिए। देखिए कर्नाटक की राजधानी ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु होती है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। देखिए कर्नाटक मैप में यहाँ पर है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। कर्नाटक देखिए यहाँ पर है। अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु और केरला, इतने राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटक। कर्नाटक पर देखिए सीएम का पद अभी रिक्त है फिलहाल। आज या कल भी डिसाइड हो जाएगा कि किसे नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। थावरचंद गहलोत जी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, इनको अभी यहाँ पर नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो ये भी याद रखना आपको। ठीक है, यही तो शपथ दिलाएंगे इनको, ठीक है, मुख्यमंत्री को। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? अभय श्रीनिवास ओका जी हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। कर्नाटक में जिलों की संख्या है 31, विधानसभा की सीटें हैं 224, लोकसभा में सीटें जाती हैं 28 और राज्यसभा में सीटें जाती हैं 12। अच्छा, कर्नाटक में ही है दोस्तों गारसोप्पा या जोग जलप्रपात, जिसे अब महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, नाम चेंज कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों स्वीडन शामिल हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में आज हम लोग सब कुछ जानेंगे। स्वीडन फिलहाल इसमें ज्वाइन हो गया है, तो ये भी इसका एक मेंबर कंट्री बन गया है। टोटल दोस्तों सदस्य की संख्या अब हो गई 125, 124 था, अब हो गया 125। इससे पहले दोस्तों अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबागो नाम का एक देश था, वो ज्वाइन हुआ था। उसके बाद ग्रीस ज्वाइन हुआ था, अब ये भी ज्वाइन हुआ। ठीक है, शुरुआत अगर बात करें तो शुरुआत दोस्तों 2015 में हुई थी इसकी। 2015 में एक्चुअली में ये भारत का ही एक इनिशिएटिव है, ये भी एक प्रकार से 2015 में पेरिस में एक हो रहा था सम्मेलन,
तो उसी पेरिस फ्रांस में इसकी भी बात थी और उस टाइम पर ही 16 कंट्रीज़ ने मिल करके इस पर साइन किया और फिर आगे धीरे धीरे और भी देश जुड़ते गए और अब हो गया 125 देशों का ये संगठन। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें दोस्तों 193 सदस्य देश हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग वाला कोई अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल टाइप का कह दें अगर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके, तब वो है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पेरिस फ्रांस में स्थापित हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है इंडिया में, क्योंकि ये इंडिया की पहल से ही ये बनाया गया था। ठीक है, इंडिया की ही ये पहल है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का ही विचार था। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है और अध्यक्ष अभी हाल ही में अजय माथुर जी को बनाया गया है। क्लियर बिल्कुल। अगला देखते हैं, IOA ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ियों के कोच को कितना पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो दोस्तों IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने दोस्तों ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता जो खिलाड़ी होंगे उनके कोच को भी पुरस्कृत किया जाएगा, या कहें कि जितने भी मेडल प्राप्त करता जो खिलाड़ी होंगे उनके कोच को भी सम्मानित करने की घोषणा किया है। तो जो गोल्ड जीतेंगे खिलाड़ी, उनके जो कोच होंगे उनको मिलेगा 12.5 लाख रुपए, और जो सिल्वर जीतेंगे खिलाड़ी उनके जो कोच होंगे उनको मिलेगा 10 लाख रुपए, और ऐसे ही ब्रॉन्ज मेडल विजेता खिलाड़ियों के कोच को मिलेगा 7.5 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा, एक कंडीशन है, कंडीशन ये है दोस्तों कि जो कोच होगा, जो मेडल विजेता खिलाड़ी होंगे उनके जो कोच होंगे वो कोच टोक्यो ओलंपिक में गए होने चाहिए। ठीक है, तो जो गए हुए टोक्यो ओलंपिक में गए हुए जो कोच होंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा। अब ये तो बात हुई जो भी विजेता मेडल विजेता खिलाड़ी होंगे उनके कोच की। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या खिलाड़ियों को भी देगा? बिल्कुल, जो भी मेडल जीतेंगे उन खिलाड़ियों को भी पुरस्कार देने की घोषणा किया है। अगर कोई खिलाड़ी गोल्ड जीतता है तो उसको मिलेंगे 75 लाख रुपए, सिल्वर जीतता है तो उससे मिलेंगे 40 लाख रुपए, और अगर ब्रॉन्ज मेडल जीतता है कोई खिलाड़ी तो खिलाड़ी को मिलेंगे 25 लाख रुपए। क्लियर। बाकी तो अदर राज्यों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ये भी घोषणा की है कि उनके राज्य के जो खिलाड़ी होंगे उनको वो करोड़ों में रुपए देगा। जैसे अभी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश 6-6 करोड़ रुपए दे रहा है गोल्ड मेडल विजेताओं को, 4-4 करोड़ दे रहा है सिल्वर को मेडलिस्ट को, और 2-2 करोड़ देगा ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को। ठीक है, तो ऐसे ही तमिलनाडु 3-2-1 करोड़ देने की घोषणा किया है। सभी राज्य अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दे रहे हैं। भारत के कितने खिलाड़ी टोटल गए हुए हैं वहाँ पर? तो भारत के 127 एथलीट दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने गए हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड दोस्तों अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इन सब का कलेक्शन करके मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है, आप भी जा करके देख लीजिए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात करें तो 1927 में यह स्थापित हुआ था। नरेंद्र बत्रा जी एक बार फिर से इसके बना दिए गए हैं चीफ। अच्छा, अभी हाल ही में दोस्तों इसने अडानी ग्रुप के साथ भी स्पॉन्सरशिप हासिल की है, और मैंने आपको उसी साथ बताया था अभी जल्दी ही में कि अडानी ग्रुप के अलावा भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को स्पॉन्सर किया गया है। ठीक है, उन कंपनी के द्वारा जैसे MPL हो गया, अमूल हो गया, ठीक है, अमूल हो गया, JSW हो गया, JSW स्टील, ठीक है, और भी कई कंपनियाँ हैं। तो ये सभी कंपनियों ने स्पॉन्सर किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वीडियो दी गई है उसमें सारे क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, उसको जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि ओलंपिक से क्वेश्चन बनेगा या नहीं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में नासिर कमल जी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। नासिर कमल ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IPS ऑफिसर हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं, और अभी ये नियुक्त कर दिए गए हैं 1 वर्ष के लिए, यानी इनका कार्यकाल 31 जुलाई 2022 को समाप्त हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए किस स्पेस एजेंसी से समझौता किया? तो नासा दोस्तों जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा यूरोपा क्लिपर मिशन की घोषणा की गई है, और इसके लिए इसने डील की है SpaceX के साथ। किसके साथ? SpaceX के साथ, जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च कब किया जाएगा? तो ये दोस्तों लॉन्च किया जाएगा 2024 में अक्टूबर महीने में।
ठीक है। तो अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। और जैसा कि आपको कई बार बताया है मैंने, स्पेस एक्स का जो रॉकेट है उसका नाम है फाल्कन हैवी रॉकेट, और ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। रीयूजेबल बोले तो जाता है, सैटेलाइट छोड़ता है, फिर वापस आ जाता है। फिलहाल यहाँ पर ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा यूरोपा उपग्रह पर। यूरोपा उपग्रह दोस्तों बृहस्पति का उपग्रह है। जैसे देखिए पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, वैसे ही बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा। तो एक यूरोपा जो उपग्रह है वहाँ तक जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि यहाँ पर लॉन्च किया जाता है देशों के द्वारा, ठीक है, और एक होता है नेचुरल सैटेलाइट जिसे कहते हैं प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। तो जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है, या इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बृहस्पति का चंद्रमा। तो बृहस्पति का चंद्रमा मतलब समझिएगा बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह, तो वो है यूरोपा। एक मतलब है तो कई उपग्रह, लेकिन उनमें से एक है यूरोपा। तो उसकी जांच के लिए यहाँ पर ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। वहाँ तक 5 सालों में पहुँचेगा स्पेस एक्स। ओके, तो ये 2024 में अक्टूबर मंथ में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ये अप्रैल 2030 तक पहुँचेगा यूरोपा की कक्षा में 390 मिलियन मील की यात्रा कर करके। नासा आया है। नासा की स्थापना 1958 को हुई थी। बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। और स्पेस एक्स के बारे में अगर बात करें तो स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ हैं एलन मस्क, ठीक है। अच्छा, नासा का एक और इम्पोर्टेंट मिशन याद रखिएगा, अभी इसने मंगल मिशन किया। मंगल पर इसने परसेवरेंस नाम का रोवर भेजा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर इंजेनिटी नाम का एक हेलीकॉप्टर उड़ाया था, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने नोरो वायरस के संक्रमण की पुष्टि की। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने दोस्तों नोरो वायरस के संक्रमण की पुष्टि की हुई है। नोरो वायरस एक नया प्रकार का वायरस है जो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में तेजी से फैल रहा है। वहाँ पर इससे रिलेटेड अभी 154 मामले देखने को मिले हैं इंग्लैंड में। तो यूनाइटेड किंगडम ने इसके लिए वहाँ पर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, अवेयरनेस फैलाना भी शुरू कर दिया है। नोरो वायरस एक तेज़ी से फैल रहा है वहाँ पर वायरस। इसके कुछ लक्षण हैं जैसे उल्टी होना, वोमिटिंग या दस्त होना, पेट दर्द होना, ठीक है, सर में दर्द होना, आंत में या पेट में सूजन आ जाती है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्लियर है। तो याद रखिएगा नोरो वायरस, इसकी पुष्टि पहले कहाँ पर की गई, यूनाइटेड किंगडम में की गई है। यूनाइटेड किंगडम आया है। चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं यूनाइटेड किंगडम है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे हम लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे टॉप पर दिख जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ये जो कंट्री है ये है यूनाइटेड किंगडम। एक्चुअली में ये कई कंट्रियों का एक समूह है। यहाँ पर देखिए इंग्लैंड है। इंग्लैंड के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा ऊपर स्कॉटलैंड, यहाँ पर एक मिल जाएगा छोटा सा वेल्स कंट्री, और यहाँ पर थोड़ा सा आयरलैंड इसको ले लो, ठीक है, आयरलैंड का थोड़ा सा पार्ट। तो ये सब मिल करके बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एन ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक लिखी। तो अभी हाल ही में दोस्तों अशोक लवासा जी ने लिखी है एन ऑर्डिनरी लाइफ नाम की पुस्तक। अशोक लवासा जी दोस्तों ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे भारतीय चुनाव आयोग में, लेकिन अभी वर्तमान में ये वहाँ से इस्तीफा देकर के चले गए हैं एडीबी में। एडीबी की ये उपाध्यक्ष बन गए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की ये उपाध्यक्ष बन गए हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में ये पुस्तक लिखी है एन ऑर्डिनरी लाइफ। इस पुस्तक का पूरा नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। तो ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे, 1980 बैच के हरियाणा कैडर से IAS ऑफिसर हैं। चुनाव आयोग आया है तो इसके बारे में जानिए अभी वर्तमान में कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है सुशील चंद्रा जी दोस्तों, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार जी और अनूप चंद्र पांडे ये 2 चुनाव आयुक्त हैं। क्लियर। चलिए पुस्तकें और लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो जुलाई मंथ में जितने भी अभी बुक्स एंड ऑथर आए हैं सबका रिविजन करते हैं। अभी कल दोस्तों मैंने पुस्तक के लेखक से बारे में बताया था एक क्वेश्चन, बैंक विदेश सॉल नाम की एक पुस्तक लिखी है डॉक्टर C.K. गैरियाली ने। डॉक्टर C.K. गैरियाली नाम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद पल्लेकू पट्टाभिषेकम नाम की एक पुस्तक आई थी जिसको पूर्व सांसद याल मिंचली शिवाजी ने लिखा था। RBI के पूर्व गवर्नर विमल जलान ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द इंडिया स्टोरी, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा जरूर। कांति वाजपेयी जी ने एक पुस्तक लिखी है इंडिया वर्सेस चाइना। ये सभी जुलाई की पुस्तकों के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण ने द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़ नाम की पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है? द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़। इसके अलावा अशोक चक्रवर्ती ने द स्ट्रगल विद इन नाम की एक पुस्तक लिखी है, द स्ट्रगल विद इन। करीना कपूर ने अपनी पुस्तक लॉन्च की द प्रेगनेंसी बाइबल।
इसके अलावा डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा ने जनक सुता सुत शौर्य नाम की अपनी पुस्तक लिखी। तो ये सभी बुक्स जो हैं ये जुलाई मंथ में आई हैं, इनको आपको याद रखना है। अभी जो इससे पहले की पुस्तकें आई थी इस पर तो मैंने आपको वीडियो दी ही थी, जल्द ही एक वीडियो और दी जाएगी, तो ये सब भी आपको सब एक ही जगह पर मिल जाएगा। PDF फाइल वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप UPPET एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, समय बहुत कम बचा हुआ है, मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व किया करो। बिना मॉक टेस्ट के कुछ नहीं होगा। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपका स्कोर कैसा हो रहा है, आप कितने टाइम में अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आपका कितना सब्जेक्ट तैयार हुआ है, तब तक क्वालिफाई नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें 22 लाख के लगभग में फॉर्म भरे हुए हैं। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत टफ है, आपको मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना चाहिए। अभी अगर आप UPPET 99 कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये 20 मॉक टेस्ट की सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 में आपको मिल जाएगी। फुल मॉक टेस्ट है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, इसमें सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सटीक तरीके का। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC ने ग्रीन हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए HDFC लिमिटेड को कितना ऋण दिया? तो इसने अभी हाल ही में $250 मिलियन का लोन दिया है HDFC लिमिटेड को। IFC ने, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या कहें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक की ही एक प्रकार से कहें एक संस्था है, वर्ल्ड बैंक की ही, विश्व बैंक ग्रुप की ही द्वारा ये इन्वेस्टमेंट की एक शाखा है, एक ब्रांच है IFC जो होता है। तो इसने अभी HDFC लिमिटेड को दिया है 250 मिलियन का लोन। ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक अलग है, HDFC लिमिटेड अलग है। HDFC लिमिटेड का ही एक यूनिट है HDFC बैंक, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। तो यहाँ पर HDFC बैंक की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर HDFC लिमिटेड की बात कर रहे हैं, यानी उसकी पेरेंट कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, HDFC लिमिटेड क्या करेगा इन पैसों का? इनका यूज़ वो ग्रीन हाउसिंग में करेगा, ग्रीन हाउसिंग में लगाएगा। तो ग्रीन हाउसिंग को देश में एक लग्जरी बाजार के रूप में माना भी जाता है और इसके काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण के प्रति लाभ भी हैं। फ्यूचर में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस पर वर्क करेगा HDFC लिमिटेड और इसके लिए फंड उठाया है IFC से। क्लियर? IFC लिमिटेड की स्थापना 1977 को हुई थी। देखिए अभी HDFC बैंक की बात होती है तो आप क्या बताते हो? 1994 बताते हो। ठीक है, अगर HDFC लिमिटेड की बात करें तो ये 1977 को स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, अध्यक्ष दीपक पारेख है। और अभी वहाँ पर HDFC बैंक की बात करें तो कौन है? शशिधर जगदीशन जी बनाए गए हैं HDFC बैंक के। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे 2019 के लिए डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? तो अभी हाल ही में प्रमोद भगत जी को मिला है डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड, वो भी 2019 के लिए। देखिए 2019 के लिए अवार्ड 2021 में क्यों मिल रहा है? कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 की वजह से दोस्तों ये अवार्ड फंक्शन टाला गया और अब जा कर के ये दिया जा रहा है 2019 के लिए डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। प्रमोद भगत जी दोस्तों ये एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं या पैरा एथलीट कह सकते हैं हम लोग। पैरा मतलब कि जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं। ठीक है, इन्होंने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है, 2 गोल्ड मेडल जीते, 1 ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने जीता है। तो इनको अभी हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ये अवार्ड दोस्तों विराट कोहली फाउंडेशन और RPSG ग्रुप के द्वारा दिया गया है। विराट कोहली फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड। क्लियर? चलिए अब प्रमोद भगत जी दोस्तों 24 अगस्त से जो होने वाला है टोक्यो पैरा ओलंपिक, उसमें भी हिस्सा लेंगे, उसके लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। कई बार आपको बताया गया जब भी कोई ओलंपिक होता है उसके जस्ट बाद उसी का पैरालंपिक होता है। पैरालंपिक पैरा एथलीट के लिए होता है। तो पैरालंपिक शुरू होगा कब? 24 अगस्त से शुरू होगा। ठीक है, और पैरालंपिक में दोस्तों भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? मरियप्पन थंगावेलु। इस ओलंपिक में कौन से ध्वजवाहक थे? कौन कौन? तो इसमें दोस्तों मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जी थे ध्वजवाहक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने HCL टेक के MD पद से इस्तीफा दिया? तो अभी हाल ही में शिव नादर जी ने HCL टेक्नोलॉजी के MD पद से, मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। शिव नादर दोस्तों ये फाउंडर भी हैं, HCL की ही स्थापना इन्होंने ही की थी और इन्होंने फिलहाल के लिए MD पद त्याग दिया है। ठीक है, अब MD पद ये छोड़ दिए हैं और मुख्य रणनीतिक अधिकारी भी थे, वो भी पद ये छोड़ दिए हैं। अब क्या रहेंगे? अब ये चेयरमैन एमरेटिस के रूप में काम करेंगे। चेयरमैन एमरेटिस के रूप में ये काम करेंगे और बोर्ड की रणनीतिक सलाहकार भी होंगे। उम्र भी इनकी हो चुकी है, 76 ईयर की एज हो चुकी है। फिलहाल इनकी कंपनी अब इनकी बेटी संभाल रही हैं, जो चेयरपर्सन बना दी गई हैं।
कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा जी, जो कि भारत की सबसे अमीर लेडी भी हैं। याद रखना है, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा। ये चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजी की। तो ये चेयरपर्सन है। साथ ही साथ CEO कौन है? CEO अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे विजय कुमार। इनको 5 वर्षों के लिए CEO बनाया है विजय कुमार को, ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी का। ये एक IT कंपनी है। तो शिव नाडर फिलहाल जो संस्थापक थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है MD के पद से। क्लियर? तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन फिर से देखिए, इतिहास से ही है, मध्यकालीन इतिहास अभी चल रहा है। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था, ये आपको बताना है। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? कव्वाली का पिता, भारत का तोता, हिंदी का पिता, ये सब किसे कहा जाता है? कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आप आंसर कीजिए। जो भी डिटेल हो सकती है वो भी जरूर बताइए। आपके डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखने से बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा होता है, तो आप लोग जरूर डिटेल में कमेंट किया करो। वीडियो आप देख लियो हो, जाओ इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो MGT ऐप पर जा करके। टेलीग्राम पर वन लाइनर के रूप में भेज दी जाती है मैच, तो आपको वन लाइनर भी मिल जाएगा क्विक रिवीजन के लिए। डिटेल PDF चाहते हैं तो डिटेल PDF आपको एप्लीकेशन पर भेज जाती है, तो आप डिटेल PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।